हेलो। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है फ्लो चार्ट के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली फ्लो चार्ट से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका अप्रोच होना चाहिए। विदाउट अप्रोच अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो बार बार कोड, जैसे सपोज बहुत सारे नए जो बंदे होते हैं, जिसने अभी कोडिंग स्टार्ट करा वो क्या करते हैं, उसने प्रॉब्लम को उठाया, उसको कोड करना शुरू शुरू कर दिया। अब उसमें क्या होता है कि आपको मतलब जो एरर्स आते हैं बहुत सारे आते हैं। आपने 3 बार रिजॉल्व किया, 4 बार रिजॉल्व किया, फिर से एरर्स आ रहे हैं। तो इंटरव्यू में या फिर कहीं पे भी आपको शो करना है किसी को कोड, तो आप अगर बार बार एक ही चीज़ को कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, आपका इंप्रेशन ख़राब होता है। तो इसके लिए अपन के पास अप्रोच होना चाहिए एक, कि जो हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अप्रोच होना चाहिए अपने पास। अप्रोच शुरू से अगर आप एक अप्रोच को फॉलो करके चल रहे हो तो उससे ये होता है कि बाद में आप जब भी कुछ दिन के बाद, जैसे अगर किसी ने अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहा है, वो सीधे डायरेक्ट प्रॉब्लम देखता है, कोड करता है, तो कुछ दिन तक तो सॉल्व हो जाएंगे जब तक इजी प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन जब मीडियम या फिर हार्ड टाइप की प्रॉब्लम आएगी या फिर आना शुरू होगा, तब उनको बहुत दिक्कत होगी और वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर वो कोडिंग छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं कोड सॉल्व नहीं होता। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले अपन अप्रोच जो देखते हैं, अप्रोच जो देखना है वो शुरू करना है। सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग करते हैं एनालिसिस। किसका? एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को बहुत केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम को समझना है कि आखिर ये कह क्या रहा है। जब तक प्रॉब्लम आप नहीं समझे उसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। पहले तो प्रॉब्लम समझ लेना। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो सॉल्यूशन सोच ही लेंगे, पहले प्रॉब्लम सोचिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसको एनालिसिस करना है कि प्रॉब्लम में क्या कुछ नया दिया है, कुछ कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो वो सब देखना है, ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपने प्रॉब्लम सही ढंग से पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। सॉल्यूशन के बारे में सोचना है बस। ठीक, थिंक अबाउट सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन के बारे में सोच लिया, सपोज करते हैं कि आपने सॉल्यूशन के बारे में सोच लिया, लेकिन ये मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो है ये अपना होने वाला है। थर्ड स्टेप, आप उसको पेन डाउन कीजिए। आपको उसको पेन डाउन करना है। और अगर सपोज ये पेन डाउन वाला स्टेप स्किप किया, तो यही स्टेप है बेसिकली अपन जो फ्लो चार्ट पढ़ने वाले हैं या फिर स्यूडो कोड पढ़ते हैं, तो ये सारा स्टेप यहीं पे होता है। तो आप यहाँ इसको स्किप कर ही नहीं सकते, आप यहाँ से डायरेक्ट कोड पे नहीं जा सकते। ये चौथा जो अपना स्टेप होने वाला है वो कोड, उस पर आप जा ही नहीं सकते, इसको स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करोगे तो आपके एरर के चांस बढ़ेंगे, एरर्स बार बार आएंगे, आप उसको रिजॉल्व करोगे, फिर से एरर्स आएंगे, फिर रिजॉल्व करोगे, तो ये मतलब अच्छा नहीं है। तो अपन पेन डाउन करेंगे सोल्यूशन को। अब पेन डाउन का बहुत सारा बेनिफिट्स है। ठीक है, पेन डाउन तो कर ले। सबसे पहले अपन क्या किए, एनालाइज किए प्रॉब्लम को। ठीक है, उसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। उसके बाद क्या करना है, उसके पेन डाउन करना है उसके सॉल्यूशन जो भी होगा, कि ये सब सॉल्यूशन मैंने सोचा है, इसको या तो दो मेथड जो भी मार्केट में चलता है, या तो फ्लो चार्ट की मेथड से आप उसको पेन डाउन कर लो, या फिर सूडो कोड की मेथड से कर लो। सूडो कोड थोड़ा सा फ्लो चार्ट के कंपेरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग सूडो कोड नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग फ्लो चार्ट ही फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोड करना है। कॉम्प्लेक्स क्या ही बोलूँ, मतलब थोड़ा सा समझने के लिए, अगर नॉन टेक कोई बंदा है या फिर कोई शुरू में कर रहा है स्टार्टिंग फेज में, तो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। ओके, चलो ठीक है। तो ये हो गया कि अब देखते हैं कि पेन डाउन क्या करना कैसे है, पेन डाउन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ठीक, तो पहला जो पेन डाउन का एक मेथड जो है वो अपन कर सकते हैं फ्लो चार्ट को यूज, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो क्या है, पहला तो फ्लो चार्ट आप यूज कर लो। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि अगर आप फ्लो चार्ट नहीं कर रहे हो तो सूडो कोड यूज कर रहे हो। सूडो कोड में क्या होता है, बेसिकली हम लोग लिखते रहते हैं। आप अगर माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पढ़े हो तो उसमें ऐसे जैसे असाइनमेंट वगैरह होता है कि ये में कुछ असाइन करना है, तो इस टाइप का लाइन हम लोग लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सूडो कोड। और जो फ्लो चार्ट होता है ये क्या होता है,
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, जो भी हम लोग सॉल्यूशन सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में, उसको पेन डाउन करने के लिए हम उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे कि इस तरह से ये फ्लो रहेगा इसका। ठीक है, ओके, चलो ये समझ गया। उसके बाद क्या करना है, अगर आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स आते हैं फ्लो चार्ट के। तो पहला जो कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटर। तो ये क्या होता है टर्मिनेटर, जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं या फिर एंड करते हैं प्रोसेस को या फिर पूरे मतलब जो भी फ्लो चार्ट को, तो वो हम इस सिंबल को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो आता है अपने पास वो आता है ये सिंबल। ठीक है, ये बेसिकली यूज होता है इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट। ठीक है, जब भी जैसे सपोज करो अगर वी वांट टू ऐड 2 नंबर्स, तो अपन क्या करेंगे, ए और बी यूजर से लेंगे। ठीक है, ए बी अपन को यूजर से मिल रहा है तो वो अपन इस सिंबल से दर्शाएंगे, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आता है रेक्टेंगल। बेसिकली रेक्टेंगल जो अपन को कहता है वो ये कहता है कि ये एक प्रोसेस आप जब भी लिखना चाहो आप मेरे अंदर लिख लो। तो जब भी प्रोसेस हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, रेक्टेंगल की मदद से उसको करेंगे। जैसे अगर मैं बताऊँ C = A+B, ठीक है, ये आ जाएगा प्रोसेस के अंदर। चौथा जो होता है ये अपन बहुत यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे सपोज करो कि आपको फाइंड करना है नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 है तो आप बोल दोगे कि ये भाई साहब पॉजिटिव हो गया, अदरवाइज ये नेगेटिव हो गया। तो कंडीशन जो लगाओगे इज ए ग्रेटर देन 0, ये हमेशा इस वाले सिंबल में आएगा, इस सिंबल में आएगा। ठीक है, तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को इसके अंदर रखते हैं, जितना भी लूप वगैरह होता है वो सारा इसके अंदर आता है। ठीक, उसके बाद पांचवा जो होगा, ये तो 4 हो गए, एक होता है साथ में एरो। बेसिकली ये काम क्या करता है, कनेक्टिंग दीज कंपोनेंट्स। तो जब भी हम लोग को कंपोनेंट को ऐड करना है, मतलब फ्लो में दिखाना है, तो एक दूसरे को हम लोग ऐड कर रहे होंगे, एक दूसरे को दिखा रहे होंगे ऐड कर करके, तो उसको कनेक्ट कौन करता है, ये एरो करता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट होता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हैं और उसको करते हैं इसको। तो जैसे पहला अपना लेते हैं 8 2 नंबर्स का, सिंपल रखते हैं इसको। चलो 8 2 नंबर्स, ठीक है, अपन को समझ में आ गया, यूजर से 2 नंबर मिलेगा, ये प्रॉब्लम में कह रहा है, और आपको उस दोनों का सम जो है प्रिंट करवा देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये स्टार्ट का जो स्टेप होगा टर्मिनेटर, ये हर एक फ्लो चार्ट में होगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे प्रोसेस को। ठीक है, फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, ए बी यूजर से लेना है। ठीक है, तो अपन ने इनपुट ले लिया, इनपुट ए बी। ठीक है, ये दोनों अपन को यूजर से मिल गया। फिर क्या करना है, अपन को सम निकालना है इसका, C = A+B। ये किसके अंदर होना चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, ये रेक्टेंगल के अंदर C का फाइंड कर लिया। जब आप C फाइंड कर लिए उसके बाद क्या करना होता है कि आपके पास अब तो आप C को यूज कर सकते हो, तो या फिर तो आउटपुट के लिए भी हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं जो हम लोग इनपुट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट के लिए भी आप या तो C को प्रिंट करवा दो या फिर अगर रिटर्न कर सकते हो तो रिटर्न कर दो, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट स्टेप जो होता है वो टर्मिनेशन का होता है कि हम लोग प्रोग्राम को एंड कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो। चलो अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक और प्रोग्राम देख लेते हैं फ्लो चार्ट का। ठीक है, दूसरा जो प्रोग्राम होगा अपना है वो देख लेते हैं, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स।
एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो इस पेन डाउन वाले स्टेप में क्या कर सकते हैं अपन, अगर एवरेज ऑफ 3 नंबर्स अपन को फाइंड करना है। सबसे पहले तो अपन को स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, ये तो सब में होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट, ये तो सब में होगा सारे स्टेप में। स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे अपन, 3 इनपुट लेंगे। यूजर से चाहिए ना इनपुट, जिसका एवरेज मुझे फाइंड करना है, तो वो तीनों इनपुट अपन यूजर से ले लेंगे। उस तीनों इनपुट का क्या करेंगे, अब कौन सी बात है कि उस तीनों इनपुट का अपन को एवरेज निकालना है। तो एक रेक्टेंगल लेंगे, इसका नाम रख लेते हैं एक्स में कर दिया a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये आ गया अपना एवरेज। जब एवरेज आ गया, बस अपन को आउटपुट तो सेम ही वे में दिखाना है। ये रहा अपना आउटपुट, एक्स था ना, तो एक्स हो गया अपना आउटपुट। या तो प्रिंट करवा दो या रिटर्न कर दो, और लास्ट में अपन एंड करते हैं। यही चलता रहता है हर एक फ्लो चार्ट में, इतना सिंपल है। ठीक है, अब अपन को पता कैसे चले कि ये सही है गलत है, तो अपन डिबग करेंगे, इसी से डिबग कर लेते हैं। 3 नंबर उठाते हैं, 6 3 3। इसका अगर हम लोग फाइंड करें ऐसे 6 3 9 3 12 बटा 3, तो वही ये 4 आने वाला है इसका। ठीक है, ये आ गया 4। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसकी मदद से। तो इसको दे दिया, ए के जगह पे चला गया अपने पास 6, बी के जगह पे चला गया 3, सी के जगह पे चला गया 3। अपन के पास 3 बक्से हैं, ए में 6 गया, बी में 3 गया, सी में भी 3 गया। ठीक है, ये किसी एड्रेस पे मेमोरी लोकेशन पे है। ठीक है, एक एक्स है अपने पास, इसमें क्या किया मैंने, ये वाले स्टेप में 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 करके इसको एक्स में डाल दिया, तो ये 4 आ गया, 4 एक्स में स्टोर हो गया। ठीक है, ये स्टेप यहाँ चला गया। उसके बाद अपन ने इस एक्स को यूज कर लिया, या तो प्रिंट करवा दिया या फिर रिटर्न कर दिया। ठीक है, फिर अपना प्रोग्राम एंड हो गया। तो यहाँ से भी अपने पास 4 आ गया, यहाँ से भी ऐसे हम लोग मैनुअल कैसे 4 फाइंड किए थे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं पिछले वाला दिखाऊं कि अपन जो फ्लो चार्ट एड ऑफ 2 नंबर्स का करा था, उसको देख लेते हैं एक बार, उसमें क्या दिक्कत है, मतलब उसको भी डिबग कर लेते हैं। तो स्टार्ट करा था अपन ने, ये भी सपोज करो 6 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बक्सा रहेगा 6 का, दूसरा बक्सा रहेगा 3 का। सपोज कर लेते हैं इसका मेमोरी ऑन लोकेशन 100 है, इसका 200 है, ये सपोज कर लेते हैं। इसकी कोई अभी ज़रूरत है नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेमोरी लोकेशन पे होता ही है। ठीक है, एक सी है अपने पास, इसका मेमोरी लोकेशन मान लेते हैं 500 है, और इसमें अपन ने क्या किया, इस स्टेप में ए प्लस बी को सम करके सी में डाल दिया, तो 6 3 9 को सी में डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे सी को यूज कर लिया, तो ये 9 अपना यूज हो गया, तो अपने पास सम आ गया। तो ये तो सैम्पल केसेस भी हम लोग देख सकते हैं, 6 3 का करके देख लिया, कभी 9 6 का करके देख लिया कि 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस स्टेप से। तो आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं बिना कोड लिखे। तो अब जो देखने वाले हैं हम लोग वो होगा बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है इसके बारे में कर तो लूँ मैं फ्लो चार्ट, लेकिन इसके बेनिफिट बताओ। ठीक है, क्या फ़ायदे मिलेंगे अपन को अगर ये यूज करता हूँ। पहला फ़ायदा जो आपको मिलेगा वो है डिबगिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, डीबग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो बिना कोड लिखे, विदाउट राइटिंग अ लाइन ऑफ कोड। ठीक है, लाइन ऑफ कोड आप डीबग बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आप डीबग कर लिए तो यहीं पे जो होता है वो अपन सैम्पल टेस्ट केसेस भी आप रन कर लो, वो उसी का मतलब होता है। या फिर ड्राई रन कर लो, जिसको हम लोग ड्राई रन बोलते हैं, ड्राई रन करो। ड्राई रन बेसिकली यही होता है कि 4-5 टेस्ट केसेस लेके देख लिया, 6 3 जैसे एडिशन वाले में देख लिया, 9 6 आप देख लो, 10 5 देख लो, कुछ और देख लो। ठीक है, ये सब करके देख लिया कि सही आंसर आ रहा है मेरा, तो मेरा सॉल्यूशन सही है। गलत आ रहा है तो सॉल्यूशन को सही करेंगे।
अभी तो कोड ही फेज में है, जितने भी एरर अपन को करने हैं वो सारे पेन डाउन वाले में कर देने हैं। तो जो भी अपन को फ्लो चार्ट में जो भी एरर्स आ रहे हैं सारे को रिजॉल्व वहीं पे कर देना। प्रॉब्लम लेके कोड के पास जाना ही नहीं है। कोड वाले स्टेप में तो हम लोग सिर्फ कोड कर रहे होंगे। अगर आपने डिबग कर लिया है, सैम्पल टेस्ट केसेस सब कुछ सही कर लिया है, आपका सोल्यूशन सब कुछ सही है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत अच्छा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत अच्छा है, फिर कोड करने में मतलब बहुत ईजी होता है ही नहीं कुछ कोड करना। ठीक है, उसके बाद डीबग हो गया। डीबग तो एक आपके फ़ायदे हो गए। दूसरा क्या होता है कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। डोंट मैटर्स मतलब कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज करते हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट। आप C++ यूज कर रहे हो, जावा यूज कर रहे हो, पाइथन यूज कर रहे हो, सी यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव सी यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें कोड करना ही नहीं है। आप इसके सॉल्यूशन को आप किसी के पास शेयर कर सकते हो, किसी को भी दिखा सकते हो। एक C++ का बंदा है, एक जावा का बंदा है, और आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया दोनों के पास। आप क्या करोगे? दोनों ने रिजॉल्व करा, अपना अपना सॉल्यूशन लेके आया कि भाई मेरे पास ये फ्लो चार्ट है, इसने बता दिया अपना कि मेरे पास ये फ्लो चार्ट है, भाई मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, मेरा ये है, मेरा सॉल्यूशन ये है, मेरा ये है, मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे, तुम्हारे भी पास हो रहे। तो ये आप शेयर कर सकते हो। तो ये एक फ़ायदा हो गया कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, अपन किसी भी लैंग्वेज वाले से बात कर सकते हैं, सबका सॉल्यूशन सेम होगा। मतलब सबका सॉल्यूशन का अप्रोच मतलब जो भी है वो तो अलग हो ही सकता है, लेकिन अपन लिख सकते हैं बिना कोड किए। ये हो गया, डीबग हो गया, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो गया। आप कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हो यहाँ पे, या फिर जो भी कांस्टेंट दिया है उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। चौथा फ़ायदा भी ये है कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। क्यों हो जाता है ईजी टू अंडरस्टैंड? क्योंकि अपन डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं, और जो भी अपने पास डायग्राम होता है वो सीधे दिमाग में जाता है। ठीक है, तो अपन इसको डायग्रामेटिकली देख रहे हैं। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। अब कोड करना बिल्कुल ईजी है। आपके पास अगर फ्लो चार्ट है तो आप सिंपल कोड कर लोगे। जावा में करो कोड, पाइथन में करो कोड, जावास्क्रिप्ट में कोड करो, C++ में, किसी भी लैंग्वेज में कोड करो, कोई मैटर नहीं करता, आप उसको इजीली वे में कोड कर लोगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। अपन ने अप्रोच देखा कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, अपन ने देखा फ्लो चार्ट का जो कंपोनेंट्स क्या होता है। तीसरा, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, एग्जांपल्स देखें उसके। चौथा, बेनिफिट्स देखे अपन ने, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो ये सारे कवर किए अपन ने इस लेक्चर में। तो अगला जो वीडियो होगा वो हम लोग प्रॉब्लम से शुरू करेंगे अब। ठीक है, कि आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आप और 4-5 एग्जांपल लेके इसको चेक कर सकते हैं, उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।